दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। साथियों, आज साइंस में हम लोग NCERT क्लास 6 के चैप्टर नंबर 15 को देखेंगे, जिसका नाम है हमारे चारों ओर वायु। यानी कल हम लोगों ने वाटर के बारे में पढ़ा था, जल के बारे में। आज हम लोग वायु के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरे NCERT क्लास 6 से सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर यही है पूरे क्लास का, क्योंकि यहाँ से आपको हर कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया। सीटेट के अंतर्गत इसमें 2 सब्जेक्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस में तो पूछा ही जाता है, साइंस के साथ साथ यहाँ SST में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि क्षोभ मंडल क्या होता है, समताप मंडल में क्या घटनाएं होती हैं, आयन मंडल क्या होता है। यहाँ से हर बार पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट सेशन है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। और अगर सेशन पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग का प्रश्न कई बार टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा था कि NCERT ओल्ड से क्यों पढ़ा रहे हैं। तो NCERT ओल्ड मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि NCERT में कुछ चैप्टर कट चुके हैं, लेकिन NCERT ओल्ड में सारे चैप्टर हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि NCERT ने उससे प्रश्न पूछा जाए, ओल्ड से भी प्रश्न बन सकता है। तो मैं अगर मैं ओल्ड के सारे चैप्टर को कवर कर दूंगा तो न्यू NCERT के तो सारे चैप्टर वैसे भी कवर हो जा रहे हैं, तो उसमें अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मैं ओल्ड NCERT और न्यू NCERT साथ में लेकर चल रहा हूँ। तो न्यू NCERT के भी जितने चैप्टर हैं कवर हो जा रहे हैं, ओल्ड NCERT के भी सारे चैप्टर कवर हो जा रहे हैं। तो इससे आपकी तैयारी, हमको बहुत हार्ड लेवल की तैयारी करना है ना, प्रश्न भी अब कहीं से भी बन सकता है, तो हमको तैयारी भी उसी हिसाब से करनी है। तो आज हम लोग NCERT क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 15 को देखेंगे, जिसका नाम है हमारे चारों ओर वायु। तो यह एक इम्पॉर्टेंट सेशन माना गया है। यहाँ से SST में भी प्रश्न बनते हैं और साइंस में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले एयर क्या होती है। तो वायु गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? एक गैसों का मिश्रण है। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैसों के अलावा धूल के कण और जल वाष्प भाप में भी पाए जाते हैं। तो वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैसों के अलावा भी धूल के छोटे छोटे कण और जल वाष्प भाप भी पाए जाते हैं। नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, शेष 1% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कुछ अन्य गैस, जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं। तो वायु गैसों का मिश्रण होता है। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैसों के अलावा धूल के कण व जलवाष्प भाप भी पाए जाते हैं। नाइट्रोजन में 78%, ऑक्सीजन 21%, शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैस, जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं। वायुमंडल क्या होता है? तो पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत जो फैलाव होता है उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल हमारी पृथ्वी का एक अभिन्न अंग माना गया है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। वायु जीवन के लिए महत्वपूर्ण भाग है। वायु के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। तो वायुमंडल क्या है? वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। हमारे चारों ओर जो घिरे हुए हैं जिससे हम, उसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। हमारे पृथ्वी की चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल जो है वह हमारे पृथ्वी का एक अभिन्न अंग माना गया है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। वायु जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण भाग माना गया है। वायु के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। तो पृथ्वी का वायुमंडल जो है, कितने मंडल पाए जाते हैं पृथ्वी पे? तो टोटल 5 मंडल पाए जाते हैं। कौन कौन से? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। कौन कौन से? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। पृथ्वी 5 मंडल पाए जाते हैं। चलिए हम एक एक करके सबको देखते हैं। तो यह जीवन के लिए एक हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने तथा जीवन के अनुकूल तापमान बनाए रखने में सहायक होता है। वायु का 99% भाग वायुमंडल के 32 किलोमीटर की ऊंचाई में ही पाया जाता है। यूं कहें तो पृथ्वी के इर्द गिर्द वायु का भंडार है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो जीवन के लिए हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने तथा जीवन के अनुकूल तापमान बनाए रखने में सहायक माना गया है। वायु का 99% भाग वायुमंडल के 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही पाया जाता है। यूँ कहें तो पृथ्वी के इर्द गिर्द वायु का भंडार है, और वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है। तो अभी हमने बताया कि पहला है क्षोभ मंडल, जिसको हम लोग ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। दूसरा है समताप मंडल, जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। तीसरा मध्य मंडल है, जिसको मेसोस्फियर बोलते हैं। चौथा है थर्मोस्फियर, जिसको आयन मंडल कहते हैं। पांचवा है वायुमंडल, जिसको एक्सोस्फियर बोलते हैं। तो इसका इंग्लिश में नाम आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट में इंग्लिश में कभी कभी प्रश्न दे देता है तो उसमें आप लोग डाउट में आ जाते हैं, प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए इसका इंग्लिश नाम भी आपको पता होना चाहिए। हिंदी में तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल होता है। इंग्लिश में भी
ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। इसका पांचों नाम आपको इंग्लिश में भी याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आपको एसएसटी में जियोग्राफी में प्रश्न मिलता है, साथ ही साथ साइंस में भी चैप्टर मिलता है। इसके अलावा आप जितने भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से हर बार पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग सेशन को अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले क्षोभ मंडल, जिसको हम लोग ट्रोपोस्फीयर भी बोलते हैं। क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं। तो क्षोभ मंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत माना गया है। तो क्षोभ मंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत माना गया है। वायुमंडल की सबसे निचली परत, जिसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। तो क्षोभ मंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत माना जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत, जिसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। जीव जंतु इसी मंडल के द्वारा सांस लेते हैं। मौसम संबंधित सभी घटनाएं जो हैं, जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा, इसी परत में होती है। क्षोभ मंडल परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है। तो क्षोभ मंडल को वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण परत माना गया है। पहला पॉइंट यहाँ से बनता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत, जिसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। जितने भी मौसमी संबंधी घटनाएं होते हैं, सब इसी मंडल में होते हैं। जीव जंतु इसी मंडल के द्वारा सांस लेते हैं। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, सब इसी मंडल में होती हैं। जैसे बादल इसी में रहता है, आंधी एवं वर्षा इसी परत से होती है। क्षोभ मंडल परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है। क्षोभ मंडल से हम लोग जैसे ऊपर जाते हैं, वैसे तापमान घटता जाता है। प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री से तापमान में कमी होती है, जिसे सामान्य ताप हाथ दर, नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। तो प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होती है, जिसे सामान्य ताप हाथ दर या नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। क्षोभ मंडल परत को संवहन मंडल भी कहते हैं। तो क्षोभ मंडल परत को संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल तक सीमित हैं। इसलिए क्षोभ मंडल में निरंतर संवहनी धाराएं तथा हवाएं चला करती हैं, जो तापमान तथा आर्द्रता को काफ़ी ऊंचाई तक गिरा देती हैं। तो क्षोभ मंडल परत को संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल तक सीमित हैं। क्षोभ मंडल में निरंतर संवहनी धाराएं तथा हवाएं चलती रहती हैं, जो तापमान तथा आर्द्रता को काफ़ी ऊंचाई तक गिरा देती हैं। अगला मंडल है समताप मंडल, जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं। तो समताप परत 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है। तो समताप मंडल कितना है? 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है। इसके निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इससे निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिस कारण इसे समताप मंडल कहते हैं। सामान्यतः समताप मंडल में बादल छाए हुए हैं, परंतु कभी कभी जलवाष्प उपलब्ध होने के कारण दुर्लभ वाद मिलते हैं, जिसे मदर ऑफ पर्ल क्लाउड भी कहते हैं। समताप मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में वृद्धि होती है, जिस कारण वहां उपस्थित ओजोन गैस है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषण करती है। इसलिए इसे पृथ्वी के सुरक्षा कवच भी कहते हैं। तो समताप मंडल से हर बार पेपर में प्रश्न बनता है कि क्योंकि यह पराबैंगनी किरणों को, जो पृथ्वी पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनको समताप मंडल रोक लेता है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बार पेपर में प्रश्न बन चुका है। तो ओजोन परत क्षरण CFC गैस से होता है, जो एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर से निकलता है, जिसको CFC, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। CFC की फुल फॉर्म क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो गैस में उपस्थित सक्रिय गैस क्लोरीन ओजोन परत का क्षरण करती है। तो जितने भी समताप परत होती है 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है। इसके निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिस कारण इसे समताप मंडल कहते हैं। इसमें जहाज उड़ने जैसी घटनाएं जो होती हैं, इसी मंडल में होती हैं। सामान्यतः समताप मंडल में बादल नहीं पाए जाते, परंतु कभी कभी जलवाष्प उपलब्ध होने के कारण दुर्लभ वाद मिलते हैं, जिसे मदर ऑफ पर्ल भी कहते हैं। समताप मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में वृद्धि होती है, जिसका कारण वहां उपस्थित में ओजोन गैस है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषण करती है, इसलिए पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन परत क्षरण CFC गैस से होता है, जो एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर से निकलती है। CFC गैस में उपस्थित सक्रिय गैस को क्लोरीन ओजोन परत का क्षरण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस परत में बादलों, धूल के कण, बिजली की कड़क, जलवाष्प आदि कुछ भी नहीं पाया जाता। तो इस परत में बादलों, धूल के कण, बिजली की कड़क, जलवाष्प आदि कुछ भी नहीं पाया जाता। इस मंडल में वायु शक्ति दिशा में चलती है। वायुयान चालकों के लिए एक उत्तम मंडल माना गया है। इसमें जहाज उड़ाया जाता है। समताप मंडल की बाह्य सीमा को समताप सीमा कहते हैं।
अगला है मध्यमंडल, जिसको हम लोग मेसोस्फीयर भी बोलते हैं। तो मध्यमंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोस्फीयर भी बोलते हैं। जो समताप सीमा के ऊपर मध्यमंडल है, जिसका विस्तार 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरने लगता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। तो समताप सीमा के ऊपर मध्यमंडल पाया जाता है, जिसका विस्तार 80 किलोमीटर तक है। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरने लगता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। मध्यमंडल का ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहते हैं। तो मध्यमंडल की जो ऊपरी सीमा होती है, इसको हम लोग मध्य सीमा कहते हैं। आयन मंडल, आयन मंडल में मध्यमंडल सीमा के ऊपर 80 से 690 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल है। इस मंडल में उपस्थित कौन विद्युत आवेशित होते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं, इसलिए इस परत को आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। आयन मंडल में 3 परतें होती है, DEF स्थित है, जो कि पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परिवर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देती हैं। इससे रेडियो प्रसारण में सहायक मिलता है। संचार उपग्रह आयन मंडल में ही स्थित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल का संगठन। तो वायुमंडल का जो संगठन है, जिसको नाइट्रोजन N2 78% है, ऑक्सीजन O2 21% है, आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, अन्य सभी 0.04 हीलियम और हाइड्रोजन है। तो वायुमंडल का जो संगठन है, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन, नाइट्रोजन N2 78% है, ऑक्सीजन O2 21% है, आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है एवं अन्य सभी 0.04 हीलियम और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन पूरे वायुमंडल के आयतन का 78.0% भाग है। तो नाइट्रोजन जो पूरे वायुमंडल के आयतन का 78.07% नाइट्रोजन भाग है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश में परिवर्तन का आभास होता है। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ दिया जाता है, वह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह जीवनदायिनी गैस मानी जाती है। ऑक्सीजन के अभाव से हम ईंधन नहीं जला सकते। आर्गन, आर्गन क्या होता है? वायुमंडल का केवल 0.93% भाग ही वायुमंडल की निचली परतों में पाई जाती है। आर्गन एक अक्रिय गैस मानी गई है। तो वायुमंडल के केवल 0.93% भाग पे ही वायुमंडल की निचली परतों में पाई जाती है। आर्गन एक अक्रिय गैस मानी गई है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल का केवल 0.03% होते हुए भी यह एक महत्वपूर्ण गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल का केवल 0.03% होते हुए भी यह एक महत्वपूर्ण गैस मानी गई है। ओजोन क्या है? तो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, किंतु सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने के कारण महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की सतह से 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच ओजोन पाई जाती है। तो वायुमंडल का बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल में ओजोन गैस जो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, किंतु सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने के कारण महत्वपूर्ण मानी गई है। पृथ्वी की सतह को 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच ओजोन पाई जाती है। तो कितने में पाई जाती है? 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच ओजोन पाई जाती है। वात सूचक क्या होता है? जब वात सूचक घूमती है तो उस दिशा में रुक जाता है जिस दिशा में वायु चल रही है। तो वात सूचक यह बताने के लिए किया जाता है कि वायु किस दिशा में चल रही है, इसी को हम लोग वात सूचक बोलते हैं। पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई के समय सिलेंडर अपने साथ इसलिए ले जाते हैं क्योंकि अधिक ऊंचाई पर वायु में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी की तरफ से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु में ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? तो ऑक्सीजन जो है वह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। तो ऑक्सीजन रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। इसका रासायनिक सूत्र O होता है। इसमें हिंदी में प्राणवायु कहते हैं। इसे प्राणवायु इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सभी जीवों और मनुष्यों के लिए बहुत आवश्यक होता है। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। मिट्टी के जीव, तो मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत से माड़ एवं छिद्र बना देते हैं। तो मिट्टी के जो जीव होते हैं वह गहरी मिट्टी में बहुत से माड़ और छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। जब वायु ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आते हैं तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडे होकर संघनित हो जाते हैं तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते, इसे अनुभव कर सकते हैं। पवन क्या होता है? तो धरातल पर तापक्रम और वायु दबाव की विभिन्नता के कारण वायु में गति या वायु संरचना होता है। क्षैतिज रूप से गतिमान वायु को पवन कहते हैं, वहीं गतिशील वायु को पवन कहते हैं। तो धरातल पर तापक्रम और वायु दबाव की विभिन्नता के कारण वायु के गति एवं वायु संरचना होता है। क्षैतिज रूप से गतिमान वायु को पवन कहते हैं, वहीं गतिशील वायु को पवन कहते हैं।
वायु का द्रव्यमान होता है, वायु जगह घेरती है। पवनों के दो भागों में बांटा जाता है, अस्थायी पवनें, अस्थायी पवनें। अस्थायी पवनें क्या होती हैं? इन पवनों की विशाल वेग आज निश्चित होती है तथा इन्हें अस्थायी प्रचलित पवनें कहते हैं या पवनें निम्नलिखित हैं। डोल्ड्रम या शांत पेटी में चलने वाली भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें। भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तरी एवं 5 डिग्री दक्षिणी में न्यून वायु दाब पेटी विद्यमान है। यहाँ हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं अतः इनका संचालन ऊर्ध्वाधर होता है, अतः इसे शांत पेटी या डोल्ड्रम कहते हैं। तो डोल्ड्रम या शांत पेटी में चलने वाली भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तरी व 5 डिग्री दक्षिणी में न्यून वायु दाब के पेटी विद्यमान होता है। यह हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं अतः इनका संचालन ऊर्ध्वाधर होता है, अतः इसे शांत पेटी या डोल्ड्रम कहते हैं। व्यापारिक पवनें क्या होती हैं? तो यह पवनें आयान वृत्तीय उच्च दाब की पेटियों में भूमध्य रेखीय कम दाब की पेटियों की ओर चलती हैं। यह पवन उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटियों से भूमध्य रेखीय की ओर निश्चित रूप से तथा वर्षा भर चला करती हैं। उत्तरी गोलार्ध इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है, अतः इन्हें उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी पवन और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें कहा जाता है। इन पवनों की दिशा के कारण प्राचीन काल में व्यापारी अपनी नावों को चलाने के लिए इन पवनों की सहायता लेते थे, अतः इनका नामकरण व्यापारिक पवन किया गया। इनका विस्तार 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच माना गया है। पछुआ पवनें क्या होती हैं? पछुआ पवन उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपद्रवी न्यून वायुदाब पेटी से उपद्रवी न्यून वायुदाब पेटी की दोनों गोलार्धों में चला करती हैं। इसका विस्तार 30 से 35 डिग्री से 60 से 65 डिग्री के मध्य है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और पश्चिम गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व रहती है। ये हवाओं के साथ साथ चक्रवात तथा चक्रवात पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर करती हैं। वहीं दक्षिणी गोलार्ध की स्थल की कमी के कारण इन दोनों का वेग अति तीव्र हो जाता है, अतः 40 से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इनको गरजने वाली चालिसा कहते हैं। ध्रुवी पवनें क्या होती हैं? ध्रुव पर अत्यधिक शीत के कारण वर्ष भर उच्च वायुदाब बना रहता है। तो ध्रुव पर अत्यधिक शीत के कारण वर्ष भर उच्च वायुदाब बना रहता है, अतः उच्च वायुदाब में उप ध्रुवीय न्यून वायुदाब की ओर दोनों गोलार्ध में पवनें चला करती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व होती है। इनका विस्तार 65 डिग्री अक्षांश तक होता है। इन्हीं को हम लोग ध्रुवी पवनें कहते हैं। अस्थायी पवनें क्या होती हैं? मानसूनी हवाएं। तो मानसूनी हवाएं जो ग्रीष्म ऋतु में सागर से स्थल की ओर और शीत ऋतु में स्थल से सागर की ओर चलती हैं। यह वर्ष में 2 बार अपनी दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ साथ बदलती हैं। स्थलीय और जलीय समीर हैं या 2 प्रकार की होती हैं। तो मानसूनी हवाएं जो ग्रीष्म ऋतु से सागर से स्थल की ओर और शीत ऋतु से स्थल से सागर की ओर चलती हैं। यह वर्ष में 2 बार अपनी दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ साथ बदलती हैं। स्थलीय और जलीय समीर हैं या 2 प्रकार की होती हैं। ग्रीष्मकालीन मानसून सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे एशिया का विस्तृत उत्तर भाग अधिक गर्म हो जाता है। अधिक तापक्रम के कारण वायुदाब कम हो जाता है। इसी समय हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर जल थल भाग की अपेक्षा शीतल रहते हैं, क्योंकि जल धीरे धीरे गर्म होता है, अतः महासागरों पर अपेक्षाकृत अधिक वायुदाब रहता है। फलस्वरूप उच्च वायुदाब में निम्न वायुदाब की ओर तीव्रता से वायु चलने लगता है। यह हवाएं सागर से चलने के कारण नम होती हैं। इन्हीं पवनों को ग्रीष्मकालीन मानसून तथा दक्षिणी पश्चिम मानसून कहते हैं। शीतकालीन मानसून क्या होता है? तो शीतकाल में सूर्य दक्षिणायन होता है। तो शीतकाल में सूर्य जो होता है दक्षिणायन होता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। संपूर्ण एशिया पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण तापमान कम हो जाता है और उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जबकि हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर अपेक्षाकृत अधिक तापक्रम के कारण न्यून वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, तथा हवाएं एशिया की ओर से इन सागरों की ओर चलने लगती हैं। इसलिए इन दोनों को उत्तरी पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून कहते हैं तथा इनकी दिशा उत्तर पूर्व होती है। तो शीतकालीन जो मानसून होता है या इस समय सूर्य जो होता है दक्षिणायन हो जाता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। संपूर्ण एशिया पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण तापक्रम कम हो जाता है और उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जबकि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर अपेक्षाकृत अधिक तापक्रम के कारण न्यून वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, अतः हवाएं एशिया की ओर से इन सागरों की ओर चलने लगती हैं। इसलिए इन दोनों को उत्तरी पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून कहते हैं। इनकी दिशा उत्तर पूर्व होती है। पादप एवं जंतु तो श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इनको हम लोग जलीय प्राणी कहते हैं, जैसे मछलियाँ आदि हो गए, छोटे छोटे जो जल में रहने वाले प्राणी होते हैं। वह जंतु जो जल में पाए जाते हैं उन्हें जल में रहते हैं, श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं।
पवन चक्की क्या होती है? तो पवन में चलने वाली युक्ति है जो डायनेमो की सहायता से विद्युत उत्पन्न करता है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु के जलवाष्प का उपस्थिति होना अनिवार्य है। जलने की क्रिया में केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में घुटन महसूस होता है। धुएं में कुछ गैस और सूक्ष्म धूल के कण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। हमारी नाक में छोटे छोटे बाल व श्लेष्मा उपस्थित होते हैं जो धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकते हैं। इन्हीं को हम पवन चक्की कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तथा आप लोग सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल पर सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी कराई जाती है। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।